करने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब तक हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं? इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट या पैरेलल चार्ज शिफ्ट। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये स्फेरिकल सेल जो है, कहने का तात्पर्य होता है कि गोला को हम लोग स्फेयर कहते हैं। तो यहां स्फेरिकल सेल जो हमारा होगा वो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। देखिए, सपोज कीजिए कि ये एक स्फेरिकल सेल है, ये एक स्फेरिकल सेल है और इसका जो रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस है r और ये फुल्ली चार्ज्ड है। फुल्ली चार्ज्ड है कहने का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ से जो है उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस एक समान बिछा हुआ है। अगर हमें दिखाना हो तो हम इसे इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां देखने में ये लग रहा है लाइन, लेकिन ये लाइन नहीं है बल्कि ये सरफेस चार्ज है। ये पूरा एक गोल स्फीयर जो है उसके ऊपर ये क्या है? सरफेस है, पूरा का पूरा एक सरफेस चार्ज है। अब यहां से एक खास दूरी पर हमको निकालना क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये यूनिफॉर्मली माने एक समान चार्ज है और इसे कह भी सकते हैं कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है जो इस पर बिछा हुआ है। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा सिग्मा है, तो इससे एक खास पॉइंट है, मान लेते हैं कि यहां एक पॉइंट हम लोग ले लिए P और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है कि इस चार्ज स्फीयर की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए हम इससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये, और इस P को टच करता हुआ एक और स्फीयर का ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इस P को टच करता हुआ हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, तो ये जो आउटर स्फीयर है ये हमारा कहलाएगा गॉस सरफेस या गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस में ये एक पूरा स्फेरिकल है, गॉसियन सरफेस है। यहां पर एक पॉइंट हम लेते हैं कि जो पॉइंट P है ये एक सरफेस एरिया, एक स्मॉल सरफेस एरिया कहिए वेक्टर ds, और इसी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है E। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर है O और ये टोटल जो रेडियस है इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो यहां O से लेकर के P तक का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r और O से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल R। गॉट इट? अब ये जो P है इस जगह पर वेक्टर एरिया क्या है? ds, और इसी फील्ड में, इसी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा कितना? वेक्टर E। अब इसका जो गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं स्फीयर का, वो हो गया 4πr स्क्वायर। इसको दूसरे तरह से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर ds इक्वल टू 4πr स्क्वायर। तो गॉसियन सरफेस हमें मिल गया, मींस टोटल सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर। यहां से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो गया हमारा वेक्टर E। अब फ्रेंड्स, हेडिंग के बाद डायग्राम को बना लेंगे और डायग्राम के बाद आप लिखेंगे
कंसीडर ए थीन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। ए थीन, एक पतला स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, यहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, एंड सेंटर ओ। गॉट इट? लेट Q amount of charge distributed over a sphere with uniform surface charge density is sigma। ये हमारा क्या है, इसके ऊपर का सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। गॉट इट? नाउ अब फ्रेंड्स हम जो बात कर रहे हैं कि इसके कई कंडीशंस होंगे। इसमें एक तो है कि ये जो पॉइंट P है वो इस स्फीयर से बाहर है, ठीक है, तो इसके लिए हमारा कंडीशन होगा, अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन ए। पहला एक कंडीशन होगा, एक केस होगा हमारा, वो क्या होगा कि व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ये जो पॉइंट P है इस स्फेरिकल सेल के जब बाहर है। व्हाट इट? लिखेंगे व्हेन पॉइंट P lies outside the spherical cell, then we have to calculate the electric field at point P at a distance of a small r, at a distance of a small r from center of a sphere। Got it? Next line, draw the Gaussian surface। ये जो हमने ड्रॉ किया है, draw the Gaussian surface through the point P, इस point P से through the point P so as to enclose the charged spherical cell। Got it? Now let a vector E electric field at point P, at point P। तो जब हमने मान लिया कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं, द टोटल फ्लक्स, द टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, दैट मीन्स phi इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल सरफेस एरिया। इससे आप लोग परिचित है। अब फ्रेंड्स इस टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो है, आप यदि बुक में देखेंगे तो कहीं कहीं टोटल सरफेस एरिया मैंने जो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा, यहां लिखा रहता है इनक्लोज्ड वेक्टर ds, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस ds। और हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस ds क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, चाहे एरिया कहिए 4 पाई r स्क्वायर। इस स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर के सरफेस एरिया की बात हो रही है, तो बड़े वाले स्फीयर का सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा वेक्टर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू गॉस सरफेस एरिया,
अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा कि फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्रेंड्स याद रहे ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो है ये गॉस साहब के नियम के अनुसार तो होता है। गॉस साहब ने क्या कहा था कि हाउ मच द फ्लक्स प्रोड्यूस थ्रू एनी सरफेस, हाउ मच द फ्लक्स प्रोड्यूस थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू द सोर्स चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सोर्स चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो टोटल फ्लक्स है, एक भाषा में गॉस साहब की भाषा में कहे तो, और दूसरा जनरली जो हम लोगों को आया वो फ्लक्स इक्वल टू आ गया क्या, तो E इंटू 4πr² टोटल सरफेस एरिया। अब ये दोनों का अगर देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, तो मिल जाएगा कि वेक्टर E इंटू 4πr² इक्वल टू पाई बाई एप्सिलॉन नॉट, या कह सकते हैं कि वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा Q बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट। फ्रेंड्स ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में होता है। ये नॉर्मल कंडीशन कहने का मतलब होता है, नॉर्मल कंडीशन जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि यदि ये स्फीयर नॉर्मल है तो। अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड हो जाता है, वो भविष्य में ऐसा क्वेश्चन ऐड हो जाएगा कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कहने का क्या तात्पर्य होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ना तो कंडक्टर हैं और ना ही वो सेमीकंडक्टर हैं। वो होते हैं इंसुलेटर, ना तो उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है और ना ही उससे इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मटेरियल जब उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उससे ही इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही हो, जनरेट हो रही हो। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। और दूसरे वे में कहें तो समटाइम्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स इज बिहेव्स लाइक द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जिसमें सिलिका हो गया, इसके बाद में वुड हो गया और कई सारे ऐसे और मटेरियल्स हैं। जब मैं कैपेसिटर बात करूंगा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर की तो उस समय इसके डिटेल्स पर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो जब कहीं अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात हो जाती है तो ये हमारा नॉर्मल इक्वेशन हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू Q बाई 4πr² डॉट एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ऐसे जगह जहां दिया हुआ हो कि इंक्लूडिंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, तो जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात हो जाएगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा और वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहलाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मींस वेक्टर E इक्वल टू Q बाई 4π ε0 डॉट K। इधर ऐसे कह सकते हैं 1 बाई और 1 बाई r², जहां पर K क्या है, वेयर K इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फ्रेंड्स याद रहे यह K कभी भी K बराबर 9 इंटू 10⁹ नहीं होगा। यह K जो है कभी भी इस K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ नहीं होगा। सिमिलर लिया गया है, पहले भी हमने K का यूज किया है, लेकिन वह K अलग है, यह K अलग है। जहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लगा हुआ है वहां पर इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा। अब कहिएगा फिर इसका वैल्यू क्या लेंगे, तो इसका जो वैल्यू होता है वो मटेरियल टू मटेरियल वैरी करेगा।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको कहीं एग्जाम में आता है तो वहां पर दिया रहेगा कि अगर सिलिका है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, अगर अमोनिया है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, अगर प्लाईवुड है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, वो सब टेबल में दिया रहता है। यदि नहीं दिया रहेगा तो उसका यूज भी नहीं रहेगा। चलिए, तो ये हमारा जहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात होगी तो वहां पर इक्वेशन क्या बन जाएगा, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K एंड 1/r स्क्वायर। फ्रेंड्स, अगर मैं इस चीज को एक क्षण के लिए अवॉइड करूं तो एक चीज तो स्पष्ट दिख रही है कि यह जो एप्सिलॉन नॉट है ये अपने रियल वैल्यू को पुट करता है, इसका रियल वैल्यू ही रह जाती है एप्सिलॉन नॉट का। r जो है वो डिस्टेंस है, r क्या है, r जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम O टू P। ये O क्या है, O है सेंटर ऑफ स्फेरिकल चार्ज और P है पॉइंट जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करने हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि खूब ध्यान से यदि देखा जाए, जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं हो, नॉर्मल वे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ध्यान से देखिएगा तो वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R स्क्वायर। तो ये खूब अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल ये ऐसा लगता है जैसे हम लोग एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो एक स्फीयर है, साइज भले ही बड़ा हो लेकिन स्फीयर अपने आप में एक पॉइंट चार्ज के जैसा ही बिहेव करता है। तो यह इक्वेशन सेम वैसा है जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज था। अब जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जुड़ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा K। कभी भी ऐसा गलती ना करे कि इसका भी वैल्यू K पुट कर दे, ये भी K पुट कर दे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह जो K है वो नॉर्मल K से अलग है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड कंडीशन का। कंडीशन बी में क्या होता है कि यदि यह जो P है ये एक खास डिस्टेंस पर था, O से P तक, मतलब डिस्टेंस R पर। यदि यह पॉइंट P, दैट मीन्स हमको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर पर ही प्राप्त करने हो, कहने का सेंस होता है कि यदि ये जो P है हमारा, वो P कहां हो, इसी पॉइंट पर हो, P इसी पॉइंट पर हो और इसी जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना हो स्फीयर पर। तो जब स्फीयर पर ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना होगा तो क्या होगा, तो अभी जैसा हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट P क्या होता है कि वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। R क्या था, जहां पर डिस्टेंस था from center of a sphere to a particular positions where we have to calculate the what electric field। so जो डिस्टेंस है इस O से P तक, अब तो ये एक ही स्फीयर पर है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर फॉर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, जहां पर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इंक्लूड हो जाते हैं वहां के लिए हो जाएगा इंक्लूडिंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, क्या हो जाएगा, तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डॉट Q बाई R स्क्वायर। नाउ इसे नोट करें,
जो तीसरा केस होता है, एक हमने बात किया कि जब वो स्फीयर से बाहर हो, मीन्स जब इस स्फीयर से बाहर कहीं पर भी हो उसके लिए। दूसरा हमने बात किया कि जब स्फीयर पर हो। अब तीसरा, यदि स्फीयर के अंदर हो। सपोज कीजिए एक ऐसा केस कि जिसमें जो हमारा P पॉइंट है, मीन्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना चाह रहे हैं। हमारी इच्छा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग शायद परिचित है या नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन एक स्किन इफेक्ट होता है, एक वर्ड है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या कहता है कि यदि कोई मटेरियल्स है, जैसे ये एक बॉडी है, तो अगर इस पर हम चार्ज प्रोवाइड कराएंगे तो वो चार्ज हमेशा इसके ऊपरी सतह पर होता है, अंदर में नहीं होता है। यदि मैं इसे लूं, ये जैसे एक सिलेंडर है, यदि मैं इसके ऊपर चार्ज प्रोवाइड कराऊं और ये सिलेंडर होलो नहीं होकर के अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता तो चार्ज केवल इसके ऊपर रहता है, इसके अंदर नहीं रहता है। इलेक्ट्रिक का यह गुण कहलाता है स्किन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही वजह है कि वायर, जो मोटा वायर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन पतला वायर जो होता है वो उसके तुलना में उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी कम होती है। यदि खोखला वायर हो ऐसा तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। यदि इतना ही मटेरियल का इससे पतला सॉलिड वायर बनाया जाए तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। क्योंकि इसको सरफेस एरिया ज्यादा मिला तो स्किन इफेक्ट होगा, तो इससे ज्यादा करंट पास होगा। यही वजह है कि अर्थिंग के लिए जो है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं वहां पर प्लेट सिस्टम दिया जाता है, या फिर कहिए कि स्क्वायर का पट्टा, या फिर आप कहेंगे तो पाइप को ही हम लोग अर्थिंग के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर स्किन इफेक्ट होता है। तो स्किन इफेक्ट के तहत अगर कहा जाए तो चार्ज जो होता है वो कहां होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्फीयर, मींस इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट। स्फीयर के अंदर में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? यदि हम उस कंडीशन की बात करें कि जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर निकालना हो तो यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। और जब कोई चार्ज ही नहीं है तो जीरो में डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। अब चाहे डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो या नॉर्मल कंडीशन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम कहते हैं कि हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर इज जीरो। फ्रेंड्स, याद रहे यह क्यों होता है? ड्यू टू द स्किन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि कभी भी चार्ज स्फीयर के अंदर नहीं होता है, स्फीयर के ऊपर ही होता है। इसीलिए जब अंदर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार्ज की मात्रा हो जाएगी जीरो, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। तो हमने तीन कंडीशन देखा। एक कि अगर एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज स्फीयर शीट है तो उससे कुछ दूरी पर उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दूसरा कि उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और तीसरा कि फाइनली इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं एक न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। न्यूमेरिकल है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर of radius 10 centimeter has a unknown charge. A conducting sphere of radius 10 centimeter. That means पहले हम एक स्फीयर बनाएंगे और इसका रेडियस जो हो जाएगा वो हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर जो चार्ज बिछा हुआ है, ये जो चार्ज बिछा हुआ है, ये चार्ज कितना है ये हमें नहीं मालूम है।
कह रहा है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैव अननोन चार्ज। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा गिवन डाटा हो गया रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर, और अमाउंट ऑफ चार्ज हमें नहीं मालूम। आगे हम कि इफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5, कहता है कि इफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, इस सेंटर ऑफ स्फीयर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये कोई पॉइंट है, दैट मीन्स यहां से जो ये है आपका 20 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब ये तो स्पष्ट है, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। कहने का तात्पर्य है कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है, रेडियस मालूम है, ये डिस्टेंस मालूम है, तो हमें इस पर Q निकालना है कि नेट चार्ज कितना होगा, मीन्स Q इक्वल टू व्हाट। तो गिवन डाटा में रेडियस मालूम है, Q इक्वल टू व्हाट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम हो गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, साथ में स्मॉल r है वो है 20 सेंटीमीटर, या कहेंगे 0.2 मीटर। फ्रेंड्स अभी अभी जो है हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का जो तरीका है वो क्या है, फॉर्मूला हमें क्या मिला था, अभी हमें फॉर्मूला मिला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। फ्रेंड्स याद रहे कि यह जो है इसमें डाई इलेक्ट्रिक वर्ड यूज नहीं हुआ है, अर्थात हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का नॉर्मल वैल्यू लेना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो वेक्टर E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इक्वल टू Q, या फिर कहेंगे कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, E है तो वेक्टर E इंटू 4 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू R स्क्वायर। तो R का वैल्यू कितना होता है, तो R जो है हमारा यहाँ दिया हुआ है 0.2 मीटर, मीन्स 0.2 मीटर स्क्वायर। अब E का वैल्यू पुट कर देंगे, E का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ देखिए E का वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये फिर 4 इंटू 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 0.2 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है, और ये हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 0.2 इंटू 0.2, और ये फ्रेंड्स हमारा आंसर आता है 6.672 इंटू 10 टू द पावर -9। साथ में क्या है, ये चार्ज है, तो आंसर क्या हो जाएगा कूलम। तो इस तरह से इस पर डिपेंडेंट और भी न्यूमेरिकल्स आपको हम बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस पर हम और भी इस पर आधारित डिपेंडेंट न्यूमेरिकल इसे नोट कर ले
और अगर कहीं दिक्कत है तो इंडिविजुअली कॉल करके या फिर यूं कह सकते हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ ले। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, कैरी ऑन।